हेलो दोस्तों। चलो आज डिस्कस करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रपोजिशनल लॉजिक के बारे में बताया था एंड प्रपोजिशनल लॉजिक में आई मेंशन टू यू गाइस कि प्रपोजिशन जो होता है वो कहलाते हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिनकी हम ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इट कैन बी आइदर ट्रू और फॉल्स, बट वो स्टेटमेंट, कोई भी एक स्टेटमेंट एट अ टाइम दोनों नहीं हो सकता। मतलब ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, ये एक बार में या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, लॉजिक। अब इसके बाद ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक प्रपोजिशनल लॉजिक जब डिवाइस हो गई, उसके बाद एक प्रॉब्लम आया कि हम जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स थे जहां पर हम कहीं रिलेशनशिप शो करना चाहते थे या क्वांटिफिकेशन शो करना चाहते थे, तो वो जो स्टेटमेंट्स होते थे ना, वो प्रपोजिशनल लॉजिक के थ्रू सॉल्व नहीं हो पाते थे। तब एक न्यू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक की जरूरत पड़ी और वहां से स्टार्ट हुआ आपका प्रेडिकेट लॉजिक। अब ये प्रेडिकेट क्या कहलाता है? लॉजिक तो आपको पता है, बट ये प्रेडिकेट क्या कहलाता है? प्रेडिकेट बेसिकली कहलाता है प्रॉपर्टी और रिलेशन एट्रीब्यूटेड टू अ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है कि किसी भी गिवन स्टेटमेंट में जो भी प्रॉपर्टी होगी या जो भी रिलेशनशिप होगी रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन इज अ फादर ऑफ मैरी, तो यहां पर जो फादर रिलेशनशिप है ना, सॉरी, जो फादर है ना, ये रिलेशनशिप मेंशन करता है जॉन एंड मैरी के बीच में, तो इसको बेसिकली कहा जाता है प्रेडिकेट। और ये जो आपके होते हैं ना, इनको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। मैं और अच्छे से समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, तो आपको ये समझ में आया कि प्रेडिकेट जो होते हैं ये बेसिकली रिलेशनशिप या प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं किनके बीच में, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल आई कैन से राम इज अ ह्यूमन, राम इज अ ह्यूमन। तो यहां पर ये जो ह्यूमन है ना, ये किसके बारे में बता रहा है? ये एक प्रॉपर्टी बता रहा है राम की, कि राम जो है वो ह्यूमन है। सो बेसिकली जो भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, या जो भी रिलेशनशिप होती है, वो हमारे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको प्रेडिकेट बोला जाता है। अब इसको और समझाता हूं। तो अब हम जब नॉलेज रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो बेसिकली इसको हम एक जनरलाइज सेंटेंस, जनरलाइज्ड रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेडिकेट एंड देन आर्ग्यूमेंट। ये जो है ना, प्रेडिकेट और आर्ग्यूमेंट, इसके अंदर यहीं से स्टार्ट होता है आपका कोडिंग पैराडाइम का रिप्रेजेंटेशन। ये बेसिकली आपका फंक्शन और उसके आर्ग्यूमेंट्स को मेंशन करता है। तो अभी आप इसमें एक चीज देखिए कि जितना जो भी आपका सेंटेंस होगा उसमें आपकी जो भी रिलेशनशिप्स होंगी या फिर प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, या तो वो आपके क्या कहलाएंगे, प्रेडिकेट्स कहलाएंगे। और जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, वो कहलाएंगे आपके क्या, आर्ग्यूमेंट्स। सो ये रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक होती है और प्रेडिकेट लॉजिक में इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आर्ग्यूमेंट जो है आपके, ये मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं। आर्ग्यूमेंट आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। अब कांस्टेंट में या तो वो कोई वैल्यू हो सकती है या तो नाम भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, राम इज अ ह्यूमन, यहां पर प्रॉपर्टी क्या है, ह्यूमन, तो हमने क्या लिखा था, ह्यूमन। और यहां पर आप देखिए
उस ह्यूमन की वैल्यू क्या है यहां पर? राम, जो क्या है, एक नेम है। तो हमने यहां पर क्या लिखा? ह्यूमन राम। यही है आपका प्रेडिकेट लॉजिक का रिप्रेजेंटेशन। अब ये मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। ये तो एक टाइप हुआ जहां पर हमने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया। दूसरा टाइप होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का, जहां पर क्वांटिफिकेशन आता है। थोड़ा सा मैं इसको रब करता हूं। अब इसी जब क्वांटिफिकेशन आता है ना सेंटेंसेस में, जहां पर आप बेसिकली किसी पर्टिकुलर वैल्यू या फिर किसी पर्टिकुलर नेम के बारे में डिफाइन नहीं करते हैं, तब वहां पर आपको कुछ रिप्रेजेंटेशन टेक्निक में चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो उसके लिए दो आ, आ, आपको क्वांटिफायर्स प्रेडिकेट लॉजिक में और अवेलेबल हुए। एक है फॉर ऑल, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरा है देयर एग्जिस्ट, जिसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें मेन चीज है कि ये किस तरह के सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो इस अर्थ में जितने भी ह्यूमन हैं वो सारे मॉर्टल हैं, कभी ना कभी उनकी डेथ होगी ही होगी। ठीक है। सो अब इस सेंटेंस को आपको अगर प्रेडिकेट लॉजिक में रिप्रेजेंट करना है, तो अभी देखिए यहां पर कोई नाम लिखा है क्या? नहीं लिखा है। कोई वैल्यू लिखी है क्या? नहीं लिखी है। यहां पर इफ आई विल आस्क यू कि आपकी प्रॉपर्टी क्या है यहां पर, तो अभी आप यहां पर दो चीजें देखेंगे, एक तो है ह्यूमन और दूसरा क्या है? मॉर्टल। अभी आपको ये रिप्रेजेंट करना है सेंटेंस आपके प्रेडिकेट फॉर्म में। और दूसरा चीज देखिए यहां पर क्या बोला गया है, एक जनरलाइज्ड नोशन दे दिया गया है, ऑल, सभी के लिए ये करेक्ट है। तो इसको अब आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ह्यूमन, यहां पर नाम नहीं दिया गया है। तो आपको इस पर्टिकुलर ह्यूमन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेरिएबल असाइन करना होगा। सपोज आपने इसको एक्स असाइन किया, तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे? फॉर ऑल ह्यूमंस को कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे फॉर ऑल एक्स, ये रिप्रेजेंट करेगा ऑल ह्यूमंस। अब एक चीज और आप ध्यान रखिएगा जब भी आप इस तरह की सेंटेंसेस लिखेंगे प्रेडिकेट लॉजिक में। सो प्रेडिकेट लॉजिक में जब भी आप प्रेडिकेट लिखते हैं वो हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। अभी यहां ध्यान से देखिए, यहां पर ये ह्यूमंस लिखा है, ठीक है। तो ह्यूमंस का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन। तो आप इसको लिखेंगे फिर फॉर ऑल एक्स कोलन देन ह्यूमन एक्स। इफ एक्स इज अ ह्यूमन देन इट विल बी अ मॉर्टल। तो अभी आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे मॉर्टल एक्स। अब एक्स आपका जो भी होगा वो मॉर्टल होगा, एक्स जो भी होगा। अब आप एक्स की कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं, जैसे मैरी अज्यूम कर सकते हैं, जॉन अज्यूम कर सकते हैं, राम अज्यूम कर सकते हैं, एनीथिंग। सो फॉर ऑल एक्स, इफ एक्स इज अ ह्यूमन देन इट विल बी अ मॉर्टल। तो ये हुआ आपका फाइनल रिप्रेजेंटेशन इस पर्टिकुलर सेंटेंस का। अब ये ध्यान रखिएगा इसमें कि हमेशा आपका जो प्रेडिकेट होता है उसको सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। और दूसरा, अब एक और लाइन आती है जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका प्रेडिकेट को हमेशा पॉजिटिव फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस देखिए, एवरीवन डिसलाइक्स गार्लिक। अब इसमें देखिए दिस सेंटेंस इज सेइंग कि एवरीवन डिसलाइक्स गार्लिक। यहां पर अगेन कुछ मेंशन किया गया है क्या कि कौन
डिसलाइक करता है? किसी का नाम दिया गया है क्या? नहीं। तो इससे एक चीज आपको ये समझ में आ जाती है कि यहां पर ये क्या है कि यहां पर अगेन क्वांटिफिकेशन का यूज, क्वांटिफायर्स का यूज हुआ है। यहां पर क्वांटिफाई किया गया है स्टेटमेंट को, एवरीवन बोला गया है, इसका मतलब है कि सभी लोग गार्लिक को डिसलाइक करते हैं। तो अभी इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपके दिमाग में पहला चीज आना चाहिए कि इट इज सेइंग एवरीवन। एवरीवन मतलब सभी, फॉर ऑल। तो क्वांटिफायर तो आपका आ गया फॉर ऑल। अब सेकेंड चीज, यहां पर ये जनरलाइज नोशन है एवरीवन, तो आपको इसको किससे रिप्रेजेंट करना होगा? कोई ना कोई पर्टिकुलर वेरिएबल से रिप्रेजेंट करना होगा। तो सपोज आई एम टेकिंग एक्स, सो ये हो गया फॉर ऑल एक्स, मींस ये अब एवरीवन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां पर ये क्या कह रहा है? डिसलाइक गार्लिक। अब ये देखिए, ये डिसलाइक जो क्या है, ये नेगेटिव फॉर्म किसका है? लाइक का, है ना? तो अभी आप यहां क्या लिखेंगे? लाइक एक्स गार्लिक। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, ये क्या बोल रहा है? फॉर ऑल एक्स लाइक एक्स गार्लिक। इसको कैसे पढ़ा जाता है? आर्ग्यूमेंट 1 लाइक गार्लिक, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। सो एक्स लाइक गार्लिक, और एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवरीवन। तो अब इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया? एवरीवन लाइक गार्लिक। बट हमारा तो पर्पस क्या था? डिसलाइक था ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? नेगेशन लगा देंगे यहां पे, नेगेशन फॉर ऑल एक्स लाइक एक्स गार्लिक। ये आपका प्रेजेंटेशन हो गया है इस पर्टिकुलर सेंटेंस एवरीवन डिसलाइक्स गार्लिक के लिए। क्लियर हुआ? तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर होगा प्रेडिकेट, प्लस पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। इसको ध्यान रखिएगा। आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, ये चीज रखना, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होगा, जब 2 मिनट में आपको 4 पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन रहेंगे किसी एक सेंटेंस के, तो आपको उस टाइम पर ये चीजें बहुत ध्यान से क्लियर करनी होंगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है एग्जाम में। सो ये जो प्रेडिकेट लॉजिक है ना, जब प्रपोजिशनल लॉजिक आपके दिमाग में बेसिकली अगर हम एनालिटिकल स्किल का यूज करें तो हम इन सेंटेंसेस को वेरिएबल के फॉर्म में भी तो रिप्रेजेंट कर सकते थे ना। जैसे ये लिखा हुआ है नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, आई कैन रिप्रेजेंट ऐसे P इज इक्वल्स टू नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। ऐसा ही करते थे ना हम प्रपोजिशनल लॉजिक में। तो फिर हमको ये प्रेडिकेट लॉजिक में ऐसा क्या खास मिल रहा है, ये क्वांटिफिकेशन के अलावा, जिसकी वजह से हम प्रेडिकेट लॉजिक का यूज कर रहे हैं? तो उसका आंसर है इन्फेरेंस। प्रेडिकेट लॉजिक एक न्यू डोर ओपन करता है जिसको बोला जाता है इन्फेरेंस। और इन्फेरेंस क्या होता है? इन्फेरेंस होता है ड्रॉइंग न्यू नॉलेज फ्रॉम द गिवन नॉलेज। मतलब कि आपको जो भी नॉलेज दिया गया है उससे न्यू नॉलेज को क्या करना? डिराइव करना। ये मैं आगे के लेक्चर्स में समझाऊंगा आपको कि इन्फेरेंस क्या होता है। डोंट वरी अबाउट, फॉर द टाइम बीइंग आप इतना समझिए कि इन्फेरेंस इज लाइक ड्रॉइंग न्यू नॉलेज फ्रॉम द गिवन नॉलेज। और ये जो प्रपोजिशनल लॉजिक है ये उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर आप क्या करते हैं? सिर्फ किसी स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू और फॉल्स, नथिंग एल्स। तो अब इसको देखिए, अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। आई विल रिपीट इट अगेन कि प्रेडिकेट लॉजिक जो होता है बेसिकली प्रॉपर्टी या रिलेशनशिप मेंशन करता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है प्रेडिकेट, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 एंड ब्ला ब्ला ब्ला। आर्ग्यूमेंट कैन बी एनीथिंग, कितने भी हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें प्रेडिकेट लॉजिक में एडिशनल एक
चीज और आती है, क्वांटिफिकेशन। जो जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स होते हैं या क्वांटिफाइबल स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे कि देखा था एवरीवन डिसलाइक्स गार्लिक, तो उसके लिए दो और कनेक्टर्स क्वांटिफायर्स मिलते हैं, फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट। इन्फेरेंस प्रेडिकेट लॉजिक के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। प्रेडिकेट लॉजिक में प्रेडिकेट सिंगुलर और पॉजिटिव होते हैं। अब मैं आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करना सिखाता हूं। ये बेसिकली ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग है ना, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस आप कितने भी चाहें उतने सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेकिन आपने इसका क्रंच नहीं पकड़ा ना, लॉजिक नहीं पकड़ा, तो आप चाहे कितने ही क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपको ये प्रेडिकेट लॉजिक एग्जाम में नहीं बनेगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो सकता है आपको ये सेंटेंस दे दिया जाए, फॉर ऑल एक्स ह्यूमन एक्स मॉर्टल एक्स, और आपको बोला जाए कि ये सेंटेंस क्या है, तब आप फंस जाएंगे अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है। तो आई ट्राई कि जितना मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल समझा सकूं। यहां पर देखिए, ये सबसे बेसिक एग्जाम्पल है, सॉक्रेट इज अ ह्यूमन। अब यहां पर ये देखिए, आपको यहां पे प्रॉपर्टी क्या दिख रही है, ह्यूमन। किसके बारे में बात हो रही है, सॉक्रेट के बारे में। ही इज अ फिलोसफर, ये जर्मन फिलोसफर ग्रीक फिलोसफर हैं, बहुत बड़े थे। यहां पर मैं इसको लिखता हूं, ह्यूमन सॉक्रेट। ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, वेरी सिंपल रिप्रेजेंटेशन। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए कोई भी क्वांटिफिकेशन नहीं है, प्रेडिकेट दिया गया है आपको और प्रेडिकेट की वैल्यू दी गई है, तो आपको और कुछ करना नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद सेकंड आता है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल। मैंने आपको बताया था यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, ह्यूमंस के बारे में बात हो रही है। प्रॉपर्टी क्या दी गई है कि वो मॉर्टल होते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज और क्या बोला गया है, ह्यूमन का किसी का नेम नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो गया, एक जनरलाइज्ड नोशन हो गया। बिकॉज ऑफ दिस ऑल, सभी ह्यूमंस, इसी की वजह से आपको जो ह्यूमंस हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर वेरिएबल लगा, फॉर ऑल एक्स, और उस एक्स को फिर हमने डिफाइन किया, इफ एक्स इज अ ह्यूमन देन एक्स विल बी मॉर्टल। अब आ जाते हैं थर्ड सेंटेंस में, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। ये और फोर्थ सेंटेंसेस, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बर्ड दैट कांट फ्लाई। ये दो सेंटेंस बहुत अच्छे से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस हैं। अभी देखिए, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, अभी मैंने इस नॉट को छुपा दिया, सेंटेंस क्या बन गया, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। अभी यहां पर किसके बारे में बात हो रही है, देखिए इसको नॉट को अभी रखते हैं, किसके बारे में बात हो रही है, बर्ड्स के बारे में। किसी बर्ड का नेम दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है, और क्या बोला गया है, ऑल। तो इसका मतलब क्या है हुआ कि ये जनरलाइज नोशन के बारे में बात हो रही, क्वांटिफिकेशन के बारे में, और वो भी कौन सा है, ऑल। तो क्या आ जाएगा आपका, फॉर ऑल। बर्ड का नेम नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है, वेरिएबल का यूज होगा। तो मैंने बर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स का यूज किया, और फिर अगेन मैंने आपको क्या बताया था कि बर्ड्स जो है यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, आपको प्रेडिकेट हमेशा किस में रखना है, सिंगुलर फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगा, बर्ड एक्स। तो ये जो इतना लिखा है ना, फॉर ऑल एक्स बर्ड एक्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये दो वर्ड्स को इस सेंटेंस में, ऑल बर्ड्स को। अब इसके बाद इसकी प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, कैन फ्लाई। तो यहां पर आई कैन राइट कैन फ्लाई एक्स। आपको क्लियर हुआ, इफ एक्स इज अ बर्ड, अब मैं इसको पढ़ता हूं, इफ एक्स इज अ बर्ड देन इट कैन फ्लाई। बट आप ध्यान से देखिए, हमारा सेंटेंस क्या है, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। हमने अभी क्या कर लिया, इतना लिख लिया, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। अब सिंपल इसके सामने क्या कर दीजिए, नेगेशन लगा दीजिए। तो अब इसका क्या हुआ, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। आप यहां पर चाहे कैन फ्लाई लिख सकते हैं या फिर फ्लाई
भी लिख सकते हैं, कोई उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ठीक है, सेम है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, फोर्थ सेंटेंस है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बर्ड दैट कांट फ्लाई। अब यहां पर कंडीशन लगा दी है कि ऐसा कोई बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकता है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर हम देखें तो ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच इज अ बर्ड बट इट कांट फ्लाई। अब हम इसको लिखने का ट्राई करते कि कैसे लिखेंगे। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर बोला है वन बर्ड, बट बर्ड का नेम दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। नेम या वैल्यू कुछ दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। लेकिन क्वांटिफिकेशन कर दिया गया है, किसका यूज करके? एटलीस्ट, एटलीस्ट वन बर्ड। ऑस्ट्रिच का मैंने आपको नाम बताया, देयर मे बी मल्टीपल ऑफ बर्ड्स, अगर आपको पता है तो बताइए जरूर, ठीक है। तो अभी देखो इसको लिखते हैं, यहां पर क्वांटिफिकेशन क्या लिखा है? देयर एग्जिस्ट। तो इससे आपको समझ में क्या आ गया कि क्वांटिफिकेशन के लिए आप क्या यूज करेंगे? देयर एग्जिस्ट। अब बर्ड को आपको रिप्रेजेंट करना है, जनरलाइज नोशन है यहां पर, अगेन कोई नाम या कोई वैल्यू नहीं है, तो आपने बर्ड को रिप्रेजेंट किया एक्स से। देयर एग्जिस्ट एक्स, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बर्ड एक्स। और ये क्या बोल रहा है? जो बर्ड एक्स है वो फ्लाई नहीं कर सकता है। तो यहां पर अगर मैंने लिखा फ्लाई एक्स, तो अभी ये क्या हमारा सेंटेंस अभी क्या दिख रहा है? देयर एग्जिस्ट एक्स, बर्ड एक्स विच कैन फ्लाई। लेकिन अभी हमको क्या करना है? इसको कांट जो लिखा हुआ है ना, इसको इस पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करना है। और दूसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको ये मेंशन करना है कि ये जो एक्स है जिस बर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो वही बर्ड फ्लाई नहीं कर सकता है। दैट इज वाई यहां पर आएगा एंड कांट फ्लाई के लिए। अगेन मैंने आपको क्या बताया था, हमको जो हमारा प्रेडिकेट होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। आई कांट राइट ऐसे कि कांट फ्लाई, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हमको क्या इसको पॉजिटिव रखना है, फ्लाई एक्स। लेकिन इसको नेगेटिव कैसे करेंगे? सिंपल नेगेशन लगा के। तो अभी आपका ये सेंटेंस बन गया, देखिए, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बर्ड एक्स दैट कांट फ्लाई। अब ये जो सेंटेंस हमारा बन गया है ना, अब इन दोनों को आप देखिए, ध्यान से देखिए, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई एंड देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बर्ड दैट कांट फ्लाई। यहां पर आप देखिए जनरलाइज नोशन जब था ना, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, तो आपने देन का यूज किया, और जब एटलीस्ट वन बर्ड था ना, तो यू वेर मेंशनिंग अ पिन पॉइंट बर्ड, इसलिए एंड का यूज हुआ कि ये जो एक्स जो भी बर्ड है वही फ्लाई नहीं कर पाएगा, अदर बर्ड्स कैन फ्लाई। सो यही डिफरेंस है। अभी अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको आएगा, मैं आपको बताता हूं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 4 अगर ऑप्शंस आएंगे ना, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको ये वो लोग ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, और आपको ये वाला भी फॉर ऑल एक्स बर्ड एक्स फ्लाई एक्स, एंड सेकंड ये वाला भी लिखकर दे सकते हैं। आपको इन दोनों में से चूज करना होगा, हैं दोनों करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई का जो इनवर्स है, जो उल्टा वो फॉर्मेशन है, वो है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बर्ड दैट कांट फ्लाई। ध्यान से देखिए, अगर मैं इस नेगेशन को इस फॉर ऑल एक्स के अंदर पुश करता हूं ना, तो क्या होगा? फॉर ऑल एक्स का इनवर्स क्या हो जाएगा? देयर एग्जिस्ट एक्स। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं? बर्ड एक्स को अगर आपको ध्यान हो, सो यहां ये नेगेशन बाहर है, इसको ऐसे नेगेशन ऑफ बर्ड एक्स यूनियन फ्लाई
एक्स, याद है P इंप्लाइज Q को निगेशन ऑफ P यूनियन Q भी लिख सकते। तो ये मैंने उसको उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको देखिए, देयर एग्जिस्ट एक्स था, ये नेगेशन को मैंने अंदर पुश किया, तो अभी ये नेगेशन नेगेशन क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बर्ड एक्स यूनियन का इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और ये फ्लाई का क्या हो जाएगा, नॉट फ्लाई एक्स। तो ये देखो ध्यान से, ये सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन और ये सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन सेम है, बट इस पर्टिकुलर सेंटेंस का नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये है। अगर आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम में, इंटरव्यूज में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो ध्यान रखिएगा कि आप सबसे पहले क्वांटिफायर को नोटिस करेंगे कि आप क्वांटिफायर आपका कौन सा होगा, है ना। ठीक है, इस तरह से आप डिसाइड करना, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड और आप मार्क्स लूज कर जाएंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, गेट का एग्जाम हो या यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो। अब यहां पर मैं आपको एक सेंटेंस और दिखाता हूं, ये सबसे डाइसी सेंटेंस है, मैरी एंड जॉन आर फ्रेंड्स। आपको लगेगा बहुत सिंपल है, वी कैन राइट फ्रेंड मैरी जॉन। आपको एक ऑप्शन ये भी दिया रहेगा, फ्रेंड मैरी जॉन। तो अभी आपको लगेगा कि ये करेक्ट है, फ्रेंड्स का सिंगुलर फॉर्म क्या होगा, फ्रेंड होगा, और हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्या है, मैरी एंड जॉन, डन, करेक्ट हो गया। नहीं, ये गलत है। सी, ये बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप मेंशन हो रही है, मैरी एंड जॉन आर फ्रेंड। आपने ये जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़िए, ये आपने लिखा है मैरी इज अ फ्रेंड ऑफ जॉन। अगर मैंने आपसे पूछा होता कि राइट मैरी इज अ फ्रेंड ऑफ जॉन, तब ये करेक्ट होता, लेकिन अभी ये गलत है क्योंकि ये बाय डायरेक्शनल रिप्रेजेंटेशन शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, यहां पर आपने लिखा फ्रेंड मैरी जॉन एंड फ्रेंड जॉन मैरी, ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हुआ। अरे भाई, मैरी जॉन को फ्रेंड मानती है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि जॉन भी मैरी को फ्रेंड मानता हो, समझ रहे हो आप, है ना। दैट इज वाई ये बाय डायरेक्शनल रिलेशनशिप शो करना बहुत जरूरी है, और यही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इस पर्टिकुलर सेंटेंस का। तो आई होप मैंने मल्टीपल यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस को इनकॉर्पोरेट किया है, एंड आई होप आपको समझ में आएगा। आपको अगर लगता है कि कुछ डिफिकल्ट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट पर पूछ सकते हैं, तो आई विल आंसर कि और कैसे हो सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सॉल्व करने का हम प्रेजेंटेशन करें तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।